बिहार ज्ञान चक्षु में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, पूर्व के वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आज का प्रश्न हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सीटेट के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बीच में स्किप ना करें। कौन सा प्रश्न पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। साथियों, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो हमारा उत्तर होगा 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कहीं कहीं 4 वर्ण जो संयुक्त वर्ण हैं, स्र, त्र, ज्ञ और अक्षर, इनको वर्ण नहीं माना गया है। लेकिन अधिकांश व्याकरणों में अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र को भी वर्ण माना गया है। इस तरह 48 और 4 ये मिलाकर 52 वर्ण हैं हमारे वर्णमाला में। 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं, 11 स्वर्ण वर्ण हैं, 4 अंतस्थ वर्ण हैं, 4 ऊष्म वर्ण हैं, 2 अयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, 4 संयुक्त वर्ण हो गए, 2 द्विगुण वर्ण हो गए, माने बरकीरो और मझली रह। तो इस तरह हमारा जो है 52 वर्ण पूर्ण गया। 52 वर्ण है हमारे वर्णमाला में, हम देते रहेगा। तो साथियों, चलिए दूसरा जो है हम प्रश्न में जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। साथियों, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार 3 भेद किए गए हैं अनुस्वार स्वरों का। वो 3 भेद कौन है, आप इसको नोट कर लेंगे। एक है अग्रज स्वर, अग्रज माना अगला वाला। उसके बाद होगा मध्यम स्वर हो जाएगा बीच वाला, और उसके बाद हो जाएगा पश्च बाद वाला। इस तरह तीन जो है स्वरों का भेद किया गया है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर क्या कहे जाते हैं। सजातीय, जैसे अ और अ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आ। तो ये अ और अ क्या हुआ, ये सजातीय है। फिर आ को और अ का योग करेंगे तो भी हो जाएगा आ। ये दोनों भी सजातीय है। उसी तरह हस्व ई और हस्व ई, ये हो जाएगा क्या, दीर्घ ई। हस्व ई और दीर्घ ई भी मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। ये सजातीय स्वर है। तो सजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर क्या कहे जाते हैं, तो दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, अर्थात उनका योग होता है, तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। एक होता है ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का स्वर लगता है। इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। 2 सजातीय। अब विजातीय, अब आ गया यह 3 नंबर चौथा प्रश्न है। विजातीय स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहे जाते हैं। देखिए, विजातीय हो गया क्या, जैसे अ हो गया और अ और ई हो गया। तो अ और ई ये अलग है, ये अलग है। इन दोनों स्वरों से जो बनेगा तो दोनों अलग अलग हो गया ना। तो विजातीय स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहे जाते हैं, ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। संयुक्त, दोनों अ और ई दोनों अलग अलग जात का। ये विजात बना अलग अलग जात का। तो जब विजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो संयुक्त स्वर बनाते हैं। अ और ई मिलके होता है ना, ये विजातीय स्वर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। साथियों, हमने अभी तुरंत कहा था कि कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, ये कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5 और पवर्ग में 5, यानी क से लेकर म तक टोटल हो जाते हैं 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गया 25। हमारा उत्तर हुआ 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। क से हम म तक गिनेंगे तो 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंठीय या कोमल तालव्य क्या है। कंठीय माने
जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो उन्हें कंठीय वर्ण कहते हैं। तो कंठीय या कोमल वर्ण आपका हो जाएगा कवर्ग। कवर्ग का उच्चारण जो है कंठ से होता है। क ख ग घ अंग, ये कंठीय वर्ण है। तो कवर्ग को बोला जाता है कंठीय या कोमल तालव। कोमल तालव इसलिए कहा जाता है कि तालव का थोड़ा थोड़ा अंश होता है कंठीय वर्णों के उच्चारण में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। टवर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टवर्ग, टवर्ग में ट ठ ड ढ मूर्धन्य न। तो टवर्ग देखिए, टवर्ग में 5 वर्ण हुए। टवर्ग का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको दंतीय वर्ण कहा गया है। दंतीय वर्ण, टवर्ग को दंतीय वर्ण कहा गया है, तो क्योंकि टवर्ग का जो उच्चारण होता है वो दांत से होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 8वां प्रश्न है अंग, या न न अम। ये देखिए कवर्ग का अंतिम वर्ण है, ये चवर्ग का अंतिम वर्ण है, ये टवर्ग का अंतिम वर्ण है, ये तवर्ग का अंतिम वर्ण है और ये पवर्ग का अंतिम वर्ण है। साथियों, जो अस्पष्ट व्यंजन के सभी वर्गों का जो अंतिम वर्ण है उसको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक, हमारा उत्तर हो जाएगा अनुनासिक। नासिका मन होता है नाक। ये पंचम और अंतिम वर्ण को जो है सभी वर्गों का अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह का उच्चारण स्थान है। वह का उच्चारण था वह जो य र ल वह का उच्चारण जो है दो जो है स्थान से होता है, एक दंत और ओष्ठ। जब हम वह का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु जो दांत को भी टच करता है और ओष्ठ को भी, इसलिए इसको दंतोष्ठ वर्ण कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान होगा दंत और ओष्ठ, ये हो जाएगा दंतोष्ठ वर्ण। दंत माने दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तस्य व्यंजन है, वर्तस्य व्यंजन है। साथियों, वर्तस्य व्यंजन जो है न क, र क, ल, न र ल को वर्तस्य व्यंजन कहा गया है। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? देखिए यहाँ ऑप्शन था मेरा, तो यहाँ ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, लेकिन हमारा जो पार्श्विक व्यंजन होगा ल को आप उल्टा भी दीजिए, ल ही दिखा पड़ेगा। ल को जो है पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। ल को पार्श्विक व्यंजन। उच्चारण उपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो हमारा उत्तर होगा 8। आप देखिए व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है, कुछ का होता है तुला से, किसी का मूर्धा से होता है, किसी का जो है ओष्ठ से होता है उच्चारण, किसी का दंत से होता है, किसी का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, उसको दंतोष्ठ कहते हैं। किसी का कंठ से होता है। उसके बाद किसी का उच्चारण जो है वर्तस्य होता है। वर्तस, किसी वर्ण को हम वर्तस्य भी कहते हैं। और एक होता है स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी। इस तरह जो है 8 उच्चारण स्थान है और इसी के आधार पर व्यंजन का जो है 8 भेद होता है उच्चारण अवयवों के अनुसार। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है। हमने पीछे ही कुछ देर पहले ही कहा था कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। चलिए, तो टिकट और घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। तो दो मिश्र भाषा है, इसलिए इसको संकर कहा गया है। संकर। टिकट घर, जैसे अश्रु
गैस अश्रु संस्कृत का शब्द है, गैस अंग्रेजी का शब्द है। इस तरह के जो शब्द आएंगे वो संकर शब्द कहलाएंगे। संकर शब्द एक ना एक। किताब कैसा शब्द है? किताब जो है यह विदेशक शब्द है। ऐसे किताब अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन अरबी क्या है? विदेशज है। हम जानते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज चार प्रकार के शब्द होते हैं। तो किताब जो है वो विदेशज शब्द है जो अरबी भाषा का है। 16वां प्रश्न है, कपूर किस प्रकार का शब्द है? पुनः देखिए, ऐसे कपूर जो है वह तद्भव शब्द है। कपूर जो है कर्पूर से लिया गया है। कर्पूर तत्सम रूप है, संस्कृत से आए हुए शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, और इसी कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप है कपूर। तो कपूर जो है हो गया क्या? तद्भव। कपूर कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप है, कपूर जो है तद्भव हो गया। मान तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग बोलते हैं तद्भव। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। जो गुरु के समीप रहने वाले छात्र को हम कहते हैं अंतेवासी। अंतेवासी हमारा उत्तर होगा अंतेवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, इतिहास को जानने वाले को क्या कहा जाता है? ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इतिहास के जानने वाले को बोला जाता है इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ मन इतिहास को जानने वाला। अगला प्रश्न जाएंगे प्रश्न नंबर 19, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य क्या कहलाता है? देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि औपचारिक मात्र रह गया है। जो वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य कहलाता है औपचारिक, फॉर्मेलिटी, औपचारिक। औपचारिक माने कानून सम्मत जो कार्रवाई की जाती है वो हो जाता है औपचारिक, माने ऐसा होना ही है। अगला प्रश्न जो है ये भी जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए है, जो पढ़ने लायक हो। जो पढ़ने लायक हो उसे क्या कहा जाता है? परिधेय, माने पढ़ने योग, परिधेय यह है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो हमारा उत्तर होगा 21। तत्सम उपसर्गों की संख्या जो है 21 है। हमारा उत्तर होगा 21। अकारक शब्द में उपसर्ग है। अकारक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के पहले आने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? कितने प्रकार के? हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? यहाँ प्रकार पूछा गया। तो हिंदी में 3 प्रकार का उपसर्ग है। 3 प्रकार कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। एक प्रकार है तत्सम, जो संस्कृत के शब्दों में लगते हैं। दूसरा है तद्भव, जो तत्सम के ही बिगड़े हुए रूप में लगते हैं। और तीसरा है विदेशज, यानी विदेशी। विदेशी बोला जाए तो अच्छा रहेगा। ये विदेशी, ये पहला, ये दूसरा, विदेशी हो गया तीसरा। ये 3 तरह का जो है हमारा उपसर्ग है, तत्सम, तद्भव और विदेशी। अगला प्रश्न हम जाएंगे प्रश्न नंबर 24 होगा। 24 में प्रश्न है, तद्भव उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 10। तद्भव उपसर्गों की संख्या है 10। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न होगा, हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं? तो प्रत्यय होगा 4 प्रकार का। एक होगा कृत प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा हो जाएगा स्त्री प्रत्यय, जिसको लगाने से स्त्री बन जाता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। और चौथा हो जाएगा आपका विदेशी
प्रत्यय जो विदेशी प्रत्यय, जैसे गौ माने जैसे चौर खाना, जैसे हवा खाना, खाना जो है विदेशी शब्द है। तो ये हो जाएगा 4 प्रकार का, हिंदी में 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? तो काव्य शास्त्र के अनुसार जो है शब्द में अर्थ आता है 3 प्रकार से। हमारा उत्तर होगा 3। एक कैसे आता है? तो पदार्थ द्वारा, दूसरा आता है प्रयोजन द्वारा, तीसरा आता है अनेकार्थी व्यंजन द्वारा। ये हमारा जो है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 3 प्रकार से शब्द में अर्थ आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 27वां प्रश्न है, अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को सब शक्ति किसने कहा? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। हमारा उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, शब्द शक्ति का अन्य नाम क्या है? देखिए, शब्द शक्ति का दूसरा नाम है वृत्ति। शब्द शक्ति का दूसरा नाम है वृत्ति, वृत्ति। शब्द शक्ति का ये दूसरा नाम है वृत्ति। प्रश्न नंबर 29 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? देखिए कि शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द शक्ति के लिए आचार्य जो मम्मट है उसने प्रयोग किया था व्यापार का। हमने पिछले ही प्रश्न में इसको पढ़ा। इसने इसका उपयोग क्या है? व्यापार के लिए, व्यापार शब्द का उपयोग किया था। 30वां प्रश्न है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद हैं। 3, ये 3 कौन है? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 3 भेद हैं, अविद्या, अविद्या, दूसरा है लक्षणा, और तीसरा व्यंजना, व्यंजना। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द शक्ति मूलतः उसके 3 भेद होते हैं। 31वां प्रश्न है, अविद्या में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो ये अविद्या में प्रयुक्त जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसको बोलते हैं वाचक, वाचक, वाचक। 32वां प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ, देखिए स्पष्ट है, वाचक शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। वाचक शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। वाचक शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके स्क्रीन में। इसको बोलते हैं अविद्या। क्या बोलते हैं? अविद्या। अगला प्रश्न, आप 34वां प्रश्न को देखिए। 34वां प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए हैं। पहला हो जाएगा आपका उत्तम, दूसरा हो जाएगा मध्यम, और तीसरा हो जाएगा अधम। उत्तम पहला प्रकार हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा मध्यम, और तीसरा प्रकार हो जाएगा अधम। ये 3 प्रकार बताया है आचार्य मम्मट ने काव्य को। पहला हो जाता है उत्तम, दूसरा हो जाता है मध्यम, और तीसरा हो जाता है अधम। अगला है, कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? हमारा अर्थ गौरव के लिए कवि जो प्रसिद्ध वो है, उसका नाम है भारवी। भारवी। साथियों ध्यान दीजिए, कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। भारवी, भारवी को अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। कालिदास
एक महान कवि थे। आप जानते हैं माता काली की कृपा से एक मूर्ख जो है एक महान कवि बन गए थे, इसलिए उसका नाम था कालिदास। अगला प्रश्न है, साक्षात संकेतित किसे कहा गया है? तो इस उत्तर होगा अविद्या को साक्षात संकेतित कहा गया है। 36वां प्रश्न, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबद्ध है? रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबद्ध है? उत्तर होगा इसका लक्षणा। लक्षणा। आज आपकी स्क्रीन में एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, श्लेष अलंकार होती है। श्लेष अलंकार होती है क्या? व्यंजना। व्यंजना। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में, शब्द के जिस अर्थ को ना वाच्य कह सकते हैं और ना लक्ष्य कह सकते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं व्यंग्य। ना इसमें वाच्य है ना लक्ष्य हो उसको कहेंगे व्यंग। व्यंग माने कॉमिक। कॉमिक हंसाने के लिए जो किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति को क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट, एकदम एक्सीलेंट, बेहतरीन। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है? एकदम एक्सीलेंट होता है, बेहतरीन होता है। 41वां प्रश्न देखिए, काव्योत्कर्ष के साधक हैं। काव्य उत्कर्ष के साधक कौन है? काव्य उत्कर्ष के साधन हो जाएंगे गुण। गुण काव्योत्कर्ष के साधक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, रस का धर्म किसे कहा गया है? रस का धर्म भी गुण को कहा गया है। गुण को ही रस का धर्म कहते हैं। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुण को ही रस का धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43वां है। 43वां प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानने वाला आचार्य कौन है? ये आचार्य का नाम था आचार्य वामन। आचार्य वामन। 43वां प्रश्न आपका हो गया। अब 44वां प्रश्न देखिए। 44वां जो प्रश्न है, भारत मुनि ने कितने गुणों का उल्लेख किया है? इसका उत्तर होगा 10। भारत मुनि ने 10 गुणों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो अब इसने 3 काव्य गुणों को माना। हमारा उत्तर होगा 3। ये 3 कौन है? आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये 3 है माधुर्य, प्रसाद और ओज। माधुर्य मतलब जिसमें खुशी झलकता हो। दूसरा है प्रसाद, प्रसन्नता झलकता हो, इसमें श्रृंगार भी आ जाएगा माधुर्य में। और तीसरा होता है ओज, इसमें वीरता भावना झलकता हो। ये 3 गुणों का जो है काव्य गुण माना है आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46वां है, काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को क्या कहते हैं? अभी हमने तुरंत देखा आचार्य मम्मट के अनुसार 3 तरह के होते थे काव्य गुण। तो ये ओज गुण होगा जो काव्य भावना को उत्साहित करते हैं, ये हो जाएगा ओज। 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न आपके स्क्रीन में देखिए, वीर, विभत्स और रौद्र रस में होता है। इसका भी उत्तर आपका हो जाएगा ओज। इसका उत्तर हो जाएगा ओज। जहाँ भी वीरता भावना की बात हो, विभत्स की बात हो, आ जाएगा आपका ओज, आ जाएगा ओज रस आ जाएगा। 48वां प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 10। आचार्य भरत ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है। काव्य गुण नहीं, काव्य दोष का उल्लेख किया है। 50वां प्रश्न है, रीति के कितने भेद हैं? रीति के 3 भेद हैं। रीति के 3 भेद हैं। उत्तर हमारा होगा 3। रीति के भेद हो जाएंगे 3। और कौन कौन? आप इसे नोट कर लीजिए। एक होगा वैदर्भी,
वैदर्भी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा गौरी, और तीसरा आपका हो जाएगा पांचाली। पांचाली, ये वैधवी, गौरी और पांचाली रीति के ये 3 भेद हैं। अब हमारा अंतिम और 50वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य कौन थे? ये भी उत्तर जाएगा हमारा वामन के साथ, आचार्य वामन के साथ। आचार्य वामन ने ही रीति को काव्य का आत्मा बताया था। उत्तर होगा आचार्य वामन। आचार्य साथियों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें